जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोते सर और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, कक्षा 8वीं गणित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 से। ठीक है, अध्याय 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय कहलाती है। इसे देखो P बटे Q के रूप में लिख सके, लेकिन P बटे यानी P Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या किसे कहें इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। इसका मतलब उदाहरण देख लेते हैं। P बटे Q के रूप में यानी जैसे 3/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो लेकिन 3 में 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, Q बराबर 0 यानी Q नीचे होता है बटे में, तो Q के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए। 3/5 क्या है, परिमेय संख्या है। -7/8 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब कुछ आपको बेसिक चीजें सारा पढ़ना है, उसके बाद हल करना है। तो इसको देख लेते पहले। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, गिनती के अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो 1 2 3, तो गिनती के अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। इसलिए प्राकृत संख्याएं गिनती के अंकों को कहेंगे। और गिनती के अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। तो ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये अनंत तक होती है, यानी अनंत तक, इसको गिन नहीं सकते, चलता ही रहता है ना। ये अनंत का चिन्ह है ये वाला। तो और इसका अंत नहीं होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिस प्राकृत संख्या में यदि हम 0 ऐड कर दे, प्राकृत संख्या है और उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी पूर्ण संख्या कैसी होगी, जो 0 से स्टार्ट हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, जो 0 से स्टार्ट हो। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसमें आपको ऋणात्मक वाली संख्या भी मिलेगी, धनात्मक वाली संख्या भी मिलेगी। जैसे देखो -3, -2, -1, फिर 0 क्या है, धनात्मक, 1 धनात्मक, 2 धनात्मक, 3 धनात्मक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें आपको प्लस वाला भी मिलेगा और ऋणात्मक वाली संख्या भी मिलेगी। चलिए, इससे पहले मैं आपको कुछ और इसमें समझा देता हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान देना है। तो देखो, समहर यानी 3/5। 3 क्या है, अंश के है, तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहेंगे और बटे के नीचे वाली संख्या को क्या कहेंगे, हर कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एक होता है समहर। समहर क्या होता है, जिसके हर समान हो उसके क्या कहेंगे, समहर। जैसे देखो 3/5 प्लस 7/5। देखो इधर भी 5 है हर, इधर भी 5 हर है, यानी ये दोनों क्या है, समान है, इसलिए क्या कहा है, समहर। हर यानी नीचे वाला, सम यानी समान, तो इसको क्या कहेंगे, समहर कहते हैं। ठीक है, और जब भी ऐसा सवाल आए 3/5 प्लस 7/5, तो इसको हल कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, डंडा खींचना है। समहर है तो एक बार में 5 लिखते हैं और ऊपर क्या है 3, प्लस है तो प्लस, फिर 7, फिर क्या करेंगे 7 और 3 को जोड़ दो। ठीक है, 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा 10/5, ये उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्रश्न 1 की तरफ ले जाता हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है, प्रश्न 1, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से, इसमें मैंने आपको पहले टिक लगा दिया था, ये वाला आएगा, लेकिन कैसा आएगा, देखो शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो परिमेय संख्या शून्य जो है परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक होता है। शून्य जो है परिमेय संख्या के घटाने के लिए तत्समक होता है। शून्य जो है परिमेय संख्या के गुणा के लिए तत्समक होता है। शून्य जो है परिमेय संख्याओं के विभाजन यानी भाग के लिए तत्समक होता है। देखो तत्समक यानी आपको, तत्समक का मतलब होता है कि यानी परिमेय संख्याओं का योग करने पे शून्य का कथन कब सत्य होगा, ए वाला, क्योंकि शून्य जो है परिमेय संख्या के योग के लिए तत्समक होता है। क्यों होता है, ये ए ऑप्शन हमने क्यों लगाया, क्योंकि देखो यदि आप परिमेय संख्याओं में 0 जोड़ोगे तो वापस हमें 3/5 ही प्राप्त होता है। यानी इसलिए कहते हैं हम कि शून्य जो है योग के लिए तत्समक होता है। यदि आप गुणा करके देखोगे 0 में तो इसका सवाल वापस ये नहीं आएगा, है ना, 0 आ जाएगा। यदि आप घटाओगे तो
फिर भी आपको जीरो यही वाला संख्या नहीं मिलेगा, उत्तर अलग आएगा, है ना। तो सिर्फ ये किसमें एक जैसा आता है, यदि शून्य परिमेय संख्याओं के योग के लिए ही तत्समक होता है, क्योंकि आप कोई सी भी परिमेय संख्या में जीरो जोड़ोगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है ना, ये ध्यान रखना है। इसलिए हमने किस पे लगाया है, ए लगाया है। तो ये बात ध्यान रखना है कि शून्य जो है परिमेय संख्या के योग के लिए तत्समक होता है, योग यानी जोड़ने के लिए तत्समक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। और आपको यहाँ पे गोलाई भर लेना है और आपको ऐसे लिख भी लेना है कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक होता है, जीरो किसके लिए तत्समक होता है, योग के लिए, ठीक है। अगला आपको है प्रश्न 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी। समतुल्य यानी 3 के बराबर इनमें से कौन सा मान है, 2/3 के बराबर कौन सा मान, इसमें तो सी वाला है। सी वाला कैसे है, तो देखो समतुल्य का मतलब होता है बराबर, है ना, दोनों का मान बराबर, यानी 2/3 जो है इन नीचे में से किसके बराबर में है। तो हमने 4/6 क्यों लगाया, क्योंकि आप 4/6 को आप काटोगे ना तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो वापस हमें 2/3 मिला कि नहीं मिला। इसका मान 4/6 का मान 2/3 के बराबर है, इसलिए इसको समतुल्य बोलते हैं। और समतुल्य कैसे निकालते हैं, जैसे 2/3 है ना, इसमें आप सबसे पहले 2 का गुणा करके देखते हैं, फिर 3 का, फिर 4 का। तो हम पहले 2 का गुणा करके देखते हैं तो बहुत सारे समतुल्य निकल जाते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो ये वाला ऑप्शन में है कि नहीं है, 4/6 है। और भी बहुत सारे समतुल्य निकल जाएंगे। एक बार हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा करके देखा, आप 3 का ऊपर नीचे गुणा करके देखते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये भी 6/9 भी 2/3 के समतुल्य, क्योंकि देखो 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6 और 3 तिया, ठीक है। लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा 4/6 ही आएगा, क्योंकि देखो 4/6 काटने पे वापस हमें 2/3 भी मिलना चाहिए। हमने 2 बटे ऊपर भी 3 और नीचे 3 इसका गुणा करके देखा तो 6/9 आया था, ठीक है। और काटने भी इसका लग जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि हमारा ऑप्शन क्या है, 4/6, और आपको घेरा भी लगा लेना, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 मैंने ऑब्जेक्टिव में निशान पहले ही लगवा दिया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में, मानक रूप का मतलब होता है न्यूनतम यानी छोटे रूप में है। तो इसमें से देखो हमने सी पे लगाया है, क्यों है मानक, मानक का मतलब होता है सबसे छोटा, यानी आप वो विभाजित नहीं हो सकता है ऐसी संख्या। देखो 20/10, ये सॉरी 30, ये भी विभाजित हो सकता है। इसमें इनमें भाग विभाजित कैसे, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ फिर 20 जो है 5 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है, 30 भी 15 के पहाड़े में आ रहा, 5 के पहाड़े में आ रहा, 10 के पहाड़े में आ रहा, यानी ये कट जाएगा। 10/4 भी कट जाएगा, 10/4 भी मानक रूप में नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये भी कट रहा है। 6/3 माइनस का थे तो 3 कम 3, 3 दूना 6, ये भी कट रहा है ना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट रहा है, ये भी कट, लेकिन ये नहीं कटेगा, 1/2 नहीं कटेगा स्वयं के अलावा, ठीक है। तो इसलिए अपने खुद मानक यानी छोटे रूप में है। तो ऑप्शन नंबर सी है, गोलाई भर लेना है और आपको यहाँ पे लिख भी लेना है, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है आपको देखना है। एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचता है। यानी कोई ये कपड़ा है मान लो, ठीक है, ये कपड़ा है मान लो, तो ये कुल कपड़े की लंबाई कितनी दी हुई है, तो आपको पता है कितनी दी हुई है, कुल कपड़ा कितना है 7/2, तो ये कुल कपड़ा है 7/2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसमें से कितना काट लिया है, 5/3, तो यहाँ से इतना इसको काट दिया है, 5/3 काट दिया है, ठीक है, 5/3 काट दिया है। तो ये यहाँ पे बचा कितना, ये इतना हिस्सा हमें ज्ञात करना कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचा है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि 5 सेवफल, कुल 5 सेवफल थे, ठीक है, कुल कितने थे, 5 सेवफल थे, इसमें से 2 सेवफल निकाल लिए तो फिर कितना बचेगा, तो आप क्या करोगे, घटाओगे, है ना, ऐसे करके घटाओगे और कितना बचेगा 3। तो ऐसा ही हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, 7/2 में से 5/3 घटा देंगे, जो बचेगा वो शेषफल आ जाएगा, ठीक है। कि शेषफल, सॉरी, शेष कितना बचेगा, तो जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, इस पे 7/2 है, कुल 7/2 है कपड़ा, उसमें से कितना निकाल लिया है तो घटाएंगे, 5/3 काट लिया है तो 5/3 काट लिया है, ठीक है। अब ये सवाल, इस सवाल कैसे होता है, सबसे पहले डंडा खींचते हैं, ये डंडा खींच लिया और नीचे नीचे गुणा करते हैं, 3 दूना 6,
6 लिखा। अब तिरछा गुणा करते हैं, 3 का 7 में और 2 का 5 में, तो 3 का 7 में गुणा करा तो कितना आएगा 21 आएगा, और माइनस है तो माइनस लगाओ, इसका भी तिरछा गुणा करो, 2 5 10। अब बराबर आगे फिर डंडा, नीचे क्या है 6 है, इन दोनों को घटा दो कितना बचेगा 11। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो 11/6 है क्या, तो हम ऑप्शन में देखते हैं 11/6 है कि नहीं है। ऑप्शन में देखो हमने लगा दिया है 11/6 बी है ना, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, बी वाला हमने लिख भी दिया है, उधर घेरा भी लगा देना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर ये बी है, इस बी से ये घेरा लगा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न 5। ठीक है, प्रश्न मैंने निशान लगा दिया है पहले से, फिर मैं आपको समझा दूंगा है ना कैसा आया कैसे नहीं, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो प्रश्न 5 को सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एक आयताकार भूमि, क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार भूमि, एक आयताकार भूमि है। आयताकार आपने देखा होगा जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत के रूप में खेत है समझो। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है, तो भूमि का परिमाप कितना होगा, है ना। देखिए मैं आपको थोड़ा रफ भी समझा देता हूँ। क्या कह रहा, मान लो ये आयताकार आपकी क्या है, जमीन है यानी खेत है समझो, आयताकार है ये, है ना, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये आयताकार जमीन है और इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 17/2, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है, तो 13/2 मीटर। ठीक है, ये प्रश्न पूछे क्या इसका परिमाप क्या है, यानी चारों ओर की ये पूरी चारों ओर जो किनारे हैं इसका पूरी लंबाई कितनी है, उसी को बोलते हैं परिमाप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इतना हिस्सा कितना है, यहाँ तक तो 17/2 मीटर है, चौड़ाई 13/2 मीटर है, तो यहाँ से फिर यहाँ तक ये कितना होगा यही पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका किताब में सूत्र होगा, आप देख लेना, परिमाप का सूत्र होता तो परिमाप से हम निकाल लेंगे, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई, है ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये ऐसे लिखना है और मान रख देना है। दो तो जैसे सूत्र में आपका है जैसा कि वैसा लिखना है, 2 गुणा, फिर कोष्टक में लंबाई इसमें कितनी दी हुई है, तो लंबाई देखो 17/2, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 17/2। ठीक है, और यहाँ सॉरी यहाँ में मैंने गुणा कर दिया था, प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है, प्लस फिर चौड़ाई कितनी है 13/2 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो मैंने आपको समझा दिया था कि नीचे एक जैसे हो, समान हर हो, तो कैसे हल करते हैं, तो पहले कोष्टक वाला हल करेंगे, तो 2 गुणा, कोष्टक में डंडा खींचना है, 2 समान है, हर समान है तो एक बार में 2 लिखते हैं और तिरछा गुणा करते हैं, 17 दूनी 34, प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर 13 दूनी 26। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़ दो, चलो जोड़ देते हैं, 2 गुणा 34 और 26 जोड़ दो, 6 7 8 9 10, 1 3 4 5 6 60 हुआ। ठीक है, 60 हो रहा है, 6 7 8 9 10 हासिल का 1, फिर 3 4 5 और 6 60 हो रहा है, 60/2 हो रहा है। अब इसको काट दो। ठीक है, तो काटने में कितना आएगा, इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 30 आया, यहाँ पे क्या आया 30, सॉरी, इसको हम फिर से समझते हैं ना। मान लो ये आयताकार जमीन है, हमने उसमें तिरछा गुणा नहीं करना था। ठीक है, ये आपकी लंबाई 17/2 मीटर है और ये आपकी चौड़ाई 13/2 मीटर। ठीक है, तो सूत्र आपका क्या था, परिमाप वही है, कुछ नहीं करना, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये देखना है, तो परिमाप में ज्ञात कर रहे हैं 2 गुणा 2, लंबाई कितनी है 17/2, कोष्टक लगा दो, और प्लस है तो प्लस, चौड़ाई कितना है 13/2। ठीक है, समान हर है, हमने तिरछा गुणा नहीं करना है, जब समान हर नहीं हो तब तिरछा गुणा होता है, इसके लिए सॉरी, है ना, 2 तिरछा गुणा नहीं होगा, नीचे समान हर है, मैंने आपको बोला था समान हर हो तो एक बार में 2 लिखते हैं और तिरछा गुणा नहीं करेंगे। तिरछा गुणा कब होता है, जब हर अलग अलग हो। ठीक है, ये तो समान है तो क्या करेंगे, 17 था जैसा था वैसा कैसा लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर 13 है तो 13, ये आएगा। हमने गुणा कर दिया था तिरछा, है ना, जल्दीबाजी में हो जाता है। तो समान हर हो तो क्या करेंगे, हर को एक बार में लिखते हैं और ऊपर जो संख्या उसको प्लस में लिख लिया। ठीक है, तिरछा गुणा कब होता है, जब हर अलग अलग हो। ठीक है, जैसे ये 5/3 प्लस 6/2, ये अलग अलग, तो इसमें तिरछा गुणा करेंगे हम। ठीक है,
तो ये हमने थोड़ा पहले गलत कर दिया था। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इनको जोड़ने पे क्या आएगा, 17 और 13 30 हो जाएगा, ठीक है, 30/2। अब इनको काट दो तो 2 एकम 2, ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा, 2 इधर 2, फिर ये गुणा में है, फिर इधर क्या है 15 बचा, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 30 मीटर। तो हमने परिमाप यानी यहाँ से यहाँ तक हमने परिमाप निकाल लिया है, कितना आया है 30 मीटर आया है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 30 मीटर है क्या, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, ठीक है। चलो अब हम प्रश्न 6 को हल करते हैं अच्छे से। प्रश्न 6 को मैं आपको इस पेज में अच्छे से करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें पहले करा हुआ था, है ना, तो मैं आपको समझाने के लिए करना पड़ेगा। तो प्रश्न 6 क्या बोल रहा है कि -4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात करना है, यानी इनको हल करना है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमें, आपको ये प्रश्न दिया हुआ तो हल करके आपको ऐसे लिखना है। हल क्या करेंगे, -4/9 है तो लिख लो -4/9 लिखा, ठीक है। अब ऋण धन ऋण हो जाता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ऋण धन ऋण, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, और 4 है तो 4 और बटे में 9 है तो 9। अब आगे क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। हमें पता है जब हर समान हो तो एक बार में यहाँ पे लिखते हैं, तो हर समान इधर भी 9 है इधर भी 9 है, तो एक बार में 9 लिखा। आप तिरछा गुणा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर समान है तो तिरछा गुणा नहीं होगा, है ना। तो इधर -4 है तो -4 लिखो, इधर माइनस है तो माइनस, इधर भी 4 है तो 4। अब बराबर समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह भी क्या है माइनस है, और समान चिन्ह हो तो संख्या क्या होती है, जुड़ती है। तो 4 माइनस का और 4 माइनस का कितना हो जाएगा, -8 और बटे में क्या है 9। ये आपका उत्तर हो जाएगा, किसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न 6 का, ठीक है। प्रश्न 6 का ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न 7। चलिए प्रश्न 7 को हल करते हैं। प्रश्न 7 सरल कीजिए, इसको सरल करना है। सरल कैसे करते हैं, देखो 3/7 है, आपको हल करके लिखना है आपकी कॉपी में। 3/7 गुणा है तो गुणा लिखो, 28/15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, भागित का चिन्ह है तो इसको गुणा में बदल दो, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। भागित का चिन्ह हो तो गुणा में बदल दो, जैसे ही गुणा में बदला तो ये संख्या ही बदल जाएगी, यानी पलट जाएगी। 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर ले आए, और 14 नीचे आ जाएगा, ये 14 नीचे आएगा। जब इसको कुछ हमने कहा तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा ना, तो भागित का चिन्ह था तो गुणा में बदल दिया, आपको बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। और 14 को नीचे ले आओ, और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, उनको पलट दिया करो, ठीक है। आप आगे क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाना है, और क्या करना है, देखो इनको काट लेते हैं, ठीक है। यानी 3 के पहाड़ में 15 आ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ऐसे काटना बोलता है। चाहे तो आप काटो, चाहे तो भाग लगाओ, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये 7 और ये 28, 7 के पहाड़े में 28 आ रहा है तो 7 एकम 7 हो गया, 7 चौक 28, 4 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है, यहाँ देखो 5 ये है तो 5 एकम 5, और ये भी 5 एकम 5, ये भी कट गया, ठीक है। आप तिरछा काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, तिरछा काट सकते हो, लेकिन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे संख्या नहीं कटती है, ठीक है। आप क्या बचा, एक 4 ये बचा और 14 ये बचा, तो एक बार इनको उतार लेते हैं, 4/14। अब देखो 2 के पहाड़ से कट जाएगा, 2 के पहाड़ में दोनों आ रहा है, 2 दूनों 4, 2 7 14, कितना आया, बिना कटा लिख लो, 2/7 हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। हमने इकट्ठा इसलिए काटा क्योंकि जगह बहुत कम होती है, तो आपको लिखने में आसानी रहे, इसलिए आपको ऐसे काटना है। और जो बचा उसको हमने इसको एक बार में उतार लिया, और इसको फिर दोनों 2 के पहाड़े से काट दिया, ठीक है। चलो अब प्रश्न 8वां देखते हैं। प्रश्न 8 देखते हैं, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है। कोई जहाज है, उड़ने वाला, उड़ रहा है ना हवा में, तो एक हवाई जहाज है, सॉरी हवाई जहाज है ना, जहाज है, सॉरी जहाज है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है। हवाई जहाज पानी में जा रहा है, समझो एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितनी कर रहा है हवाई जहाज, 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यही पूछा है, ठीक है। देखो हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, हमें 1 घंटे का पता चल गया है। जब भी एक वस्तु का पता चल जाता है तो बाकी जितने वस्तु का बोलते हैं उसमें हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है कि 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 घंटे में, तो 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, है ना। मान लो कोई आपको पूछे कि यदि एक सेवफल 5 रुपये का मिलता है,
एक सेवफल कितने का मिल रहा है? 5 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। तो फिर 10 सेवफल कितने का मिलेगा? 10 सेवफल कितने का मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा? तो एक का तो हमें पता है, तो क्या करेंगे हम 10 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 रुपये, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें करना, आपको गुणा करना है। तो चलो हल करते हैं। आपकी कॉपी में आपको अच्छे से लिखना है, मैंने पहले ही कर दिया था लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फिर से कर रहा हूँ। हल हल लिखना है अच्छे से। देखो, एक ज़्यादा नहीं लिखना है, हमें पता है किसकी बात हो रही है प्रश्न में। तो 1 घंटे में तय दूरी कितनी है 1 घंटे में? तो 1 घंटे में 1020 किलोमीटर में के एम लिख रहा हूँ, ठीक है। दूरी तय करता है, ऐसे लिखना है आपको कॉपी में। तब तब 25/6 घंटे में तय दूरी कितनी होगी? तो क्या करना है आपको? 1020 में गुणा कर देना है, किसका? 25/6 का, या फिर 25/6 में किसका गुणा हो जाएगा? 1020 का। 1020 का, तो इसको आपको क्या करना है? काट देना है। तो ये शायद आपको काटना है, इसको काट, चाहे तो आप भाग लगा लेना इधर रफ में, जैसे 1020 में 6 का भाग लगा लेना या फिर काट देना। तो ये शायद आएगा 6 एकम 6 और 170 बार कुछ ऐसा लग जाएगा, है ना। आपको भाग लगा के देख लेना है। 170 बार में ये भाग यहाँ पे ऐसा लग जाएगा, ठीक है। ये रफ है आपका। तो 170 यानी बचा, उसको एक बार और लिख लो। इधर क्या, ये तो कट गया, इधर 25 बचा, फिर गुणा में इधर क्या बचा? 170। अब इन दोनों का गुणा कर लो, कितना आएगा गुणा करने पे, है ना। गुणा कर लेना है आपको। तो गुणा करने पे 25 तो 4250 आ जाएगा ना। 4250 किलोमीटर दूरी तय करेगा कितने घंटे में? 25/6 घंटे में कितनी दूरी कर लेगा? 4250, है ना। चलो अब प्रश्न हम देखते हैं 9। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वितरकता यानी जो समान हो उनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे 6/5 इधर भी है और 6/5 इधर भी, ये दो पद है। ये प्लस का चिन्ह है जो इनको अलग अलग पद में बांटता है, ठीक है। तो इस पद में क्या है? 6/5 है, और इस पद में भी क्या है? 6/5। इन दोनों का हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए, इधर नीचे जगह नहीं, मैं आपको एक कॉपी में करता हूँ और आपको भी ऐसे लिखना है ना। ये मैंने उतार लिया था। हल करके लिखना है। कैसे आएगा हल? इसको कॉमन ले लेते, यानी इसको और इसको बाहर निकालते। कैसे निकालते? ये मझला कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है, ठीक है। तो ये हमने 6/5 को बाहर निकालिए, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा? माइनस का 3/12 बचेगा, और इधर सॉरी यहाँ पे प्लस का लगा देते हैं ताकि कोष्टक में, और इधर क्या बचेगा? 5/12, ठीक है। फिर से लिख के इसको मैं, थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा है जैसे क्या करना है, इसको मैं काट देता हूँ। 6/5 ये बाहर निकाला हमने, फिर इधर क्या बचेगा? माइनस का 3/12 बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ। इधर क्या बचा? 5/12, तो 5/12 ये ऐसा था, ठीक है। इसको मैं काट दिया हूँ, ठीक है। ऐसे करना है, यहाँ से हल करके ऐसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ से। तो 6/5, और इधर क्या है बचा? फिर ये तो बाहर निकल गया और ये भी निकल गया, तो क्या बचा? माइनस का 3/12, और इधर 5/12 बचा है। तो यहाँ से आपको इसको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से लिखना है 6/5। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे आप हर समान है, आपको दिख रहा है हर समान है ना। तो जब हर समान हो तो हम कैसे करते हैं हल? आपको पता है कि एक बार में लिखते हैं इसको। तो देखो 6/5 जैसा था वैसा कैसा लिखा? डंडा खींचा और नीचे 12 लिखा। इधर क्या बचा? माइनस का 3, इधर प्लस है तो प्लस और 5, ये ऐसे करते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप? बराबर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना है? 6/5 जैसा था वैसा कैसा लिखा, ठीक है। इसको और इसको घटा देते, कितना बचेगा? 5 में से माइनस का 3 गया तो ऋण, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या क्या होती है? घटती है। तो 5 में से 3 गया तो 2, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुणा 2/12, ठीक है। अब क्या होगा? काट दो आप, 2 एकम 2, फिर 10×6 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 10×12 कट गया, यहाँ तो भाग लगाओ। अब इधर 6 से ये 6 कट जाएगा और इस 6 से ये कट जाएगा। इधर क्या बचे? एक बार में कटाइए, तो जो कट गया उसको छोड़ दो और जो नहीं कटा उसको एक बार में उतार लो। इधर 1 बचे, इधर 5, तो 1/5 ये हमारा उत्तर हो जाएगा 9 का, ठीक है। चलो अब हम प्रश्न 10 करते हैं।
चलो प्रश्न 10 तक मैंने नहीं लिखा था, आपको कॉपी में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न 10 क्या है, पढ़ते हैं कि यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए, यदि एक तार को क्या है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 6 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई क्या है। देखो आपको इसमें अच्छे समझ में आएगा कि प्रश्न क्या बोल रहा है। मान लो ये एक तार है, ठीक है। कैसा तार है, अभी नहीं बनाया, अभी बनाऊंगा। ये तार है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है तार की, तो कुल लंबाई इसकी 143/2। ये यहाँ से यहाँ तक ये तार की लंबाई कितनी है, 143, इतना लंबा है। लेकिन इसके कितने टुकड़े कर दिए, 26। यानी यहाँ से काटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे करते करते 26 टुकड़े कर दिए है ना। यानी यहाँ से 26, एक तार के कितने 26 टुकड़े कर दिए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, तो फिर यहाँ मान लो यहाँ से मैं एक टुकड़ा निकाल लेता हूँ, ये टुकड़ा मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है वही ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी प्रत्येक यानी हर एक टुकड़े की लंबाई, यानी कितने लंबाई के टुकड़े को काटा गया है। तो इसमें क्या करोगे आप, भाग लगाना पड़ेगा, है ना। भाग लगाओगे तभी तो बांटना है, यानी 26 टुकड़ों में बांटा जाए, यानी बांटना है, और उसकी लंबाई कितनी है ये भी देखना है, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, यानी प्रत्येक टुकड़े को कितनी लंबाई मिलेगी, यानी हमें बांटना है। मान लो 50 सेम फल को 10 लोगों में बांटना है ना। मान लो 50 सेम फल है, उसको कितने लोगों में बांटना है, 10 लोगों में बांटना है। 10 का भाग लगा दो, 10 पंजे 50। तो एक एक को कितना मिलेगा, 5 5 मिलेगा। 10 लोग है, 50 सेम फल है, तो एक को कितना दोगे आप, 5 5 दोगे, क्योंकि 5 आया 5 धाम 50, सॉरी 10 पंजे 50, ठीक है। तो ऐसा ही हमें 26 टुकड़े की लंबाई बांटना है, यानी एक एक टुकड़े को कितनी कितनी लंबाई मिल रही है। तो देखते इसमें ही करते हैं। तार की कुल लंबाई लिख लेते हैं यहाँ पे हल, हल, ठीक है। तार की कुल लंबाई कितनी है, तार की कुल लंबाई तो लिख लेते हैं 143/2, ठीक है। ये कुल तार की लंबाई है। तो टुकड़ों की लंबाई कितनी है, सॉरी टुकड़ों में कितने में बांटा गया है, ठीक है। टुकड़े कितने हैं, तार के टुकड़े कितने हैं, तार के टुकड़े तो 26, है ना, 26 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है हमें, प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से डंडा खींचना है, और यहाँ पे फिर आगे, यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा तो इधर लिखता हूँ, प्रत्येक यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा, प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई, शॉर्टकट में प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो ये ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, भाग लगा देंगे, तार की लंबाई, तार की लंबाई बटे टुकड़ों की लंबाई, टुकड़ों की लंबाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखना है। तो यहाँ पे प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे तार की लंबाई कितनी, तो तार की लंबाई 143, तो 143 बटे में क्या, टुकड़ों की लंबाई कितनी है, तो टुकड़ों की लंबाई कितनी है, 26 है, ठीक है। सॉरी, तार के टुकड़ों की लंबाई 143/2 है, ठीक है। तार की लंबाई कितनी है, 143/2 है। और टुकड़ों की लंबाई कितनी है, तो टुकड़ों की लंबाई कितनी है, यहाँ पे भाग लगा, ये बटे यानी भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा। और टुकड़ों की लंबाई कितनी है, 26, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। अब क्या करना है कि 143 जैसा था वैसा की वैसा लिखा, और नीचे 2 है जैसा कि वैसा लिखा। भागित का चिन्ह है तो गुणा में बदल दो, जैसे ही गुणा में बदला तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये वाला, तो 1 ऊपर चला गया, और 26 नीचे आ गया, ठीक है, बराबर। अब क्या करोगे, आप इसको काट देते हैं, ठीक है। काटोगे कैसे, तो
13 दूनी 26, 13 के पहाड़ में दोनों कट जाएगा, 13 दूनी 26 दो बार में कटा, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 13 एकम 13, चाहे तो आप भाग लगा लेना, 13 एकम 13 और फिर 13, ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप क्या बचा, एक बार और उतार लो, इधर 11 बचा, 143 कितनी बार में कट गया, 11 बार में, और बटे में क्या है, 2 है। ठीक है, और इधर क्या है, इधर आपको मिला है गुणा का, तो गुणा लगा, इधर 1 है और इधर 2 है, गुणा कर दो, 11 एकम 11, 2 दूनी 4, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब हम प्रश्न 11वां करते हैं। प्रश्न 11वां क्या है, एक किसान के पास क्या है, एक किसान के पास 49 सही, इसको बोलते हैं 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है ना, और वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसको भी समझो आप, मान लो ये खेत है ना, एक किसान का खेत है ये, ठीक है, ये खेत है समझो, और किसान जो है एक बेटे और 2 बेटियों को बराबर हिस्सों में बांटना चाहता है, तो ये पूरा खेत का है, यानी ये क्षेत्रफल कहलाता है, यानी बीच का हिस्सा, ये जितना भी है ना, ये क्षेत्रफल आपका पूरा बीच वाला का हिस्सा, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 49 सही 4/5। तो इसको कितने भागों में बांटना है, तीन पुत्रों में बांटना है, 3 बच्चों में बांटना है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल कहलाता है, ये क्षेत्रफल बांटना है। तो बांटने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, है ना। मान लो मैंने आपको पहले ही बोला था 50 सेवफल है या फिर 40 सेवफल है, उसको 8 लोगों में बांटना है, तो क्या करोगे, 8 का भाग लगा, तो 8 पंजे 40, यानी 5-5 सेवफल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही भाग लगा के तीनों में बांट देंगे, यानी 49 सही 4/5 में कितने का भाग लगेगा, 3 लोगों में बांटना है तो 3 का भाग लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको जो सही है उसको हम कैसे, इसको हम संख्या में कैसे लाएंगे, 49 सही 4/5 को संख्या में कैसे लिखोगे, तो इसका और इसका गुणा कर दो, 49 और 5 का, तो 9 पंजे 45 है ना। ठीक है, गुणा कर देना है, इसको हम संख्या में लाएंगे, 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल का 4, 5 का 20, 20 21 22 23 24, 245, और 245 में आप 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 4 2। ठीक है, कितना आएगा, 249, यानी आप इसको 249/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। क्या करा, इन दोनों का गुणा करा, और गुणा करने पे जो आया उसमें किसको ऐड कर दिया, इस 4 को जोड़ देना है, तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका और इसका ये गुणा करा हमने, फिर गुणा करने पे 245 आया था, फिर इसको जोड़ देना है, इन गुणा करने के बाद, तो इसको जोड़ा तो 249 आया। ठीक है, तो इसको 249 क्षेत्रफल, 249/5 को कितने पुत्रियों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। चलिए हल करते हैं, प्रश्न 11वां हल करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि हाँ, कुल जो है, कुल खेत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया है ना कि किसको बोलते हैं, खेत के बीच के पूरे हिस्से को। तो कुल खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे, कुल खेत का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में मैं क्षेत्र लिख रहा हूँ ना, क्षेत्रफल कितना है, तो कुल खेत का क्षेत्रफल कितना है, 49 सही 4/5। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर 249/5। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था कैसा है। आप क्या करना है, प्रत्येक को प्राप्त भाग का क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक, यानी तीनों को कितना कितना मिलेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रत्येक को प्राप्त भाग का क्षेत्रफल कितना मिलेगा, सूत्र से आपको लिखना पड़ेगा, खेत का क्षेत्रफल यानी कुल खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल बटे पुत्रों की संख्या, पुत्रों की संख्या, ये ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। मैं थोड़ा बारीक लिखा हूँ, पुत्रों की संख्या, तो इनका मान रख दो, मैं डंडा खींच देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो खेत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो खेत का कुल क्षेत्रफल है 49 200
49/5 है ना, यही है। और इसमें भाग कितने का लगेगा, फिर कितने बेटों में बांट रहे, 3 बच्चों में बांट रहे हैं, तो 3 बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब मैंने आपको पहले ही बोला था भागित को है तो गुणा में बदल लो, तो 249/5 भाग का चिन्ह है तो गुणा में बदल लो, 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। आप तिरछा गुणा करो तो तिरछा गुणा कर दो, यदि संख्या कट रही हो तो आप काट दो, और यदि नहीं कटती है तो रहने दो, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, फिर 3 और 2 24, 3 तिया 9, है ना। तो कितना बचा, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ये कटने के बाद में कितना मिला हमें, 83/5, ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। यानी इतना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। एक एक बच्चे को 83/5 क्षेत्रफल का हिस्सा मिलेगा। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। 12वां क्या है कि क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखो, प्रतिलोम का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी संख्या में किसका गुणा करें कि वापस यही संख्या आ जाए, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इस संख्या में किसका गुणा करें कि वापस वही संख्या हमें मिल जाए। तो संख्या को सबसे पहले तो आप इसको इस रूप में लिख लो कि 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 सही 2/3 है ना, तो इसको क्या करोगे आप, 3 इनका एक गुणा होता है और जो गुणा आने पे इसको जोड़ देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 में फिर 2 जोड़ दो, 3 5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसा लिख लेना, ठीक है। अब क्या करना है कि 3/5, 5/3 है, तो क्या करना है कि मान लो ये 5/3 है, इसका किसमें, इसका इस संख्या में किसका गुणा करें कि 1 मिल जाए हमें, कितना, 1 मिल जाए हमें। तो हम क्यों ना इसको करते हैं, प्रतिलोम का मतलब होता है पलटाना। तो 3 ऊपर चला जाता है और 5 1, जब इसको काटोगे ना, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5, तो हमें 1 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि 5/3 में किस संख्या का गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए। तो देखो किस संख्या का गुणा करा हमने, जैसे 4/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी इसमें किस संख्या का गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए। तो देखो इसमें गुणा करना है 3, पलटा, प्रतिलोम का मतलब होता है पलटा देना। तो इसको ऊपर ले जाओ 3 को और नीचे को 4 ले आओ, आप काट दो, ये हमें 1 मिला कि नहीं मिला। यानी 1 कैसे मिलेगा, 4 एकम 4 एक बार ये भी कट रहा है, 4 एकम 4 एक बार में ये भी कट रहा है, 3 एकम 3 एक बार में ये भी कट रहा है, और 3 एकम 3 एक बार में ये भी कट रहा है। तो फिर एक एक बचा, एक इधर बचा, एक इधर बचा, नीचे वाली संख्या को नहीं लिखते हैं, तो एक इधर भी और एक इधर भी, तो 1 एकम 1, ये 1 आया कि नहीं हमें। तो किस संख्या का गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए, तो इसका प्रतिलोम देखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 5/3 का यहाँ पे लिखता हूँ, 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो पलटा दो, 3 ऊपर और नीचे 5 हो गया। पलटा दिया कि नहीं पलटा दिया। वही आपको जब भी प्रश्नों पूछे कि मान लो 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो क्या है, 3 ऊपर और 7 नीचे, 3/7 है। 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, सॉरी, 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 3/7 है, ठीक है। इन संख्या को पलट देना है, जैसे 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 3 ऊपर 5 नीचे, ये, ठीक है। तो ऐसा ही 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है 3/5। क्या करा हमने, 3 को ऊपर और 5 को नीचे ले आए। तो इसको जब आप भाग लगाओगे तो क्या मिलेगा, 0.6, ठीक है। और भाग लगाने पे यानी हमारा उत्तर सही है, ये है गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है, यदि आप 3/5 में भाग लगाओगे, 3/5 में यानी 3 में 5 का भाग लगाना है, 3 में 5 का भाग लगाना, तो ये आएगा, जैसे छोटा है तो 0 बढ़ाया और इधर क्या है 0 दशमलव लगाते हैं, 5 6 30 आया कि नहीं आया, 0.6 इसका भाग लगाने पे।
तो ये इसलिए हमारा क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है? क्योंकि अतः यहाँ पे लिख देना है, अतः एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.6 है। 3/5 कहो या फिर 0.6 कहो, तो 1/2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है। हमने हल करके देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है कि नीचे दिए गए सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी जो जो आपको सारणी दी हुई है, वो ये पदार्थ है, ये उन भागों को दर्शाया गया है जिसका पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी उनको दोबारा उपयोग में लाया जाता है, उनकी यहाँ पे संख्या लिखी हुई है। तो करना क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या कम है। यानी पुनः कागज, यानी कागज पुनः कितनी बार में उपयोग हो रहा है, 5/11, और ये 5/11 जो है 1/2 से ज़्यादा है कि कम है, ये चेक करना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि इन सारणी में जो पदार्थ दिए हुए हैं, ये किन किन पदार्थों को दिए गए हैं जिनका उपयोग दोबारा किया जाता है, पुनः प्रयुक्त किया जाता है। तो उनमें से प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्या कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाले परिमेय संख्या, तो कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली संख्या कौन सी है, 5/11 है। तो ये 5/11 जो है 1/2 से अधिक है या फिर 1/2 से कम है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग कैसे लगाएंगे, देखो 5/11 है, तुलना करना है 1/2 बड़ा है कि 5/11 बड़ा है। तो इसमें हम हर को देख के नहीं बोलते हैं कि देखो जैसे 5/11 है, ठीक है। इसमें हमें भाग लगाना है किसका, 5 में 11 का भाग लगाना है। तो भाग नहीं जाएगा, छोटा है तो 0 बढ़ाते हैं, है ना। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 बढ़ाए, तो यहाँ पहले 0 बढ़ा दो, फिर 11 चौक 44, ये 44 लिखा, फिर घटाया तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 6 फिर 0, फिर 11 पंजे 55, 55, बस इतना ही लिखते हैं हम, 200 अंकों तक लिख लेते हैं। तो 5/11 का मान कितना आया, तो 0.45 आया, ठीक है। अब 1/2 को भी देख लेते हैं, बड़ा छोटा ऐसे ही भाग लगा के ही आपको देखना है। 1/2, तो 1/2 में क्या करोगे आप, 1/2 का निकालते हैं, तो 1 में 2 का भाग लगाना है, छोटा है तो 0, इधर भी 0.5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इसका क्या आया 0.5। इसमें आपको क्या देखना है, छोटा बड़ा, अब इसमें तुलना करना है। 5/11 का मान क्या है, 0.45, 1/2 का मान क्या है, 0.5। तो इसमें बड़ा कौन है, तो पूरी संख्या नहीं देखते हैं, दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या देखते हैं। तो दशमलव के तुरंत क्या है, पहला अंक देखते हैं 4, और इसमें क्या है 5। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, 45 पूरा नहीं देखेंगे ना, तो कौन सा आएगा, पहला डिजिट ही देखते हैं। तो 5 बड़ा है, 5 किसका मान है, 1/2, यानी 1/2 का मान कैसा है, अधिक है, अधिक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख लेना आपको, मैं लिखता हूँ, लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे ऐसा लिख लेना आपको ताकि याद रहे कि 5/11 का मान कितना आया था, हमने भाग लगा के देख लिया था ना, भाग लगाना है 0.45 आया था, और 1/2 का मान कितना आया था, तो 1/2 का मान कितना आया था, भाग लगाने पे 0.5 आया था, ठीक है। अब करना क्या है, डंडा खींचना है और यहाँ पे लिखना है कि कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाले परिमेय संख्या 1/2 से कम है ना। ये आपका प्रश्न 13वें का पहला हो गया। प्रश्न 13वें में दूसरा है, 2 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, आपको ये दिखाई दिया है। तो इसी प्रश्न 13वें का दूसरा देखते हैं।
हमने पहला देख लिया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित करना है। यानी इसको छोटा बड़ा कौन है उसको क्या करना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले भाग करना पड़ेगा सभी का। तो भाग हमने जैसे इसको करा था ना 5/11 का भाग लगाया था ना हमने, ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं आप। मैं आपको मैंने भाग कर लिया था। तो 5/11 का क्या आया था, 5/11 का आया था बराबर 0.45, है ना। फिर 5/8 भी आपका है, इसका मान कितना आएगा, तो मैंने निकाल लिया था 0.62, 0.62। फिर कामा लगाना है। फिर 2/5 का कितना आया था, 2/5 का आएगा 0.4। ठीक है, फिर 3/4 का कितना आएगा, तो 0.75। ये आपको भाग लगाते जाना और हल करते जाना। अब इनको बढ़ते क्रम में लिखते हैं ना। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखोगे, इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे देखो 0 के बाद वाला अंक देखना, 7 सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें 0 है, 4 है, छोटा है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो बड़ा कौन है, 7 बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये किसका मान है, 3/4। तो सबसे बड़ा क्या आएगा, 3/4। ठीक है, सबसे बड़ा है तो ये मुंह इधर खुला रहेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसलिए मुंह इसके तरफ खुला रहेगा। आप इसके बाद छोटा, इससे छोटा कौन है, तो 6 वाला है, और किसका मान है, 5/8 का है। तो इससे छोटा कौन है, 5/8। फिर इससे छोटा कौन है, 6 हो गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, यानी 5/11 आएगा इससे छोटा। फिर इससे बड़ा कौन है, 4 हो गया है। अब क्या बच गया है, क्योंकि इधर भी 4 था और इधर भी 4 था, है ना। 5/11 का मान 0.45 था और 2/5 का 0.45 था। लेकिन हमने इसको क्यों चुना है, क्योंकि फिर यदि एक जैसा हो तो दूसरा अंक देखते हैं। इधर 5 था, इधर कुछ नहीं था, इसलिए इसको हमने बड़ा माना। आप सबसे छोटा कौन आ गया, 2/5, 2/5। ठीक है, ये संख्या किसका भाग हमने निकाला था, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये इनका भाग करके देखा था हमने, है ना। इनका भाग करके यहीं पे इनको भाग करके देखा, तो इसका क्या आया था, कागज का क्या आया था, 0.45 आया था। इनको भाग करके देखेंगे आपस में, जैसे 5 में 8 का भाग लगा के देखना, तो क्या आएगा, 0.62। ठीक है, 5/8। फिर 2/5 यानी कांच का है, तो कांच का कितना आया था, 2/5 का कितना आया था, 0.4। फिर 3/4 का कितना आया था, 7। हाँ, ये भाग लगा के देखना है ना, जैसे ये ऐसा, इस रूप से भाग लगा के देख लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न 14 करते हैं। चलिए, प्रश्न 14 क्या है, 3 विद्यार्थी है, उनके नाम क्या है, ए, बी और सी। ये 3 क्या है, विद्यार्थी है, और अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। यानी कोई स्कूल है, ठीक है, मान लो ये कोई स्कूल है। ठीक है, ये क्या है, स्कूल है, और ये क्या, ए, बी और सी, ये 3 विद्यार्थी है। तो यहाँ से इस स्कूल जाने तक की दूरी कितनी है, तो ए की कितनी है, तो ए की है 5/4 किलोमीटर दूरी तय करता है घर से स्कूल जाने। बी कितना कर रहा है, तो बी 3/4, 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है। और सी कितना करता है, 7/3 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी घर से, ये क्या है, इनके घर है, घर से स्कूल जाने की दूरी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, प्रश्न 14 में 2 प्रश्न दिए हुए, विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात यानी भाग करना है ना। तो चलिए करते हैं, हम प्रश्न 1 का उत्तर करते हैं। विद्यार्थी विद्यार्थी ए और बी की दूरियों
का अनुपात। तो अनुपात में कैसे लिखेंगे? तो ए का कितना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का कितना है 5/4 किलोमीटर है ना, और बी का कितना है, बी का है 3/4 किलोमीटर, और सी का कितना है 7/3 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो ए का कितना है 5/4, तो इसको अनुपात में लिख लेते हैं ना, अनुपात में लिखते हैं, अनुपात में लिख लेते हैं। जैसे ए का कितना है, तो ए का है 5/4, तो 5/4 अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग लगाना, तो भाग लगा देते हैं। बी का कितना है 3/4। ठीक है, और ये ऐसा जब सवाल दिखे तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भागित का चिन्ह है तो गुणा में बदल लो। तो भागित का चिन्ह है तो गुणा में कैसे बदलेगा, 5 जैसा था वैसा की वैसा, और 4 जैसा था वैसा की वैसा। भागित का चिन्ह है, गुणा में बदलो, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, काट दो, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा, इधर 5 और इधर 3, ये हमारा आंसर आया। इसको अनुपात में भी लिख दो, अनुपात में क्या आएगा, तो 5, ये अनुपात का चिन्ह 3। ठीक है, 5/3, ये हमारा प्रश्न 14 का पहला है। ठीक है, अब दूसरा ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। यहाँ तो आप भाग लगा के देख लो इनका, है ना, या फिर जैसे भाग लगा के देख लेते हैं हम। ए बराबर 5/4 है। ठीक है, यानी ए 5 में 4 का भाग लगा के देखेंगे और किसकी दूरी ज़्यादा है वही चेक करेंगे। ठीक है, या फिर आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो, है ना, एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। समान हर लाना पड़ेगा, और समान हर आ जाता है तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, है ना, तो ये थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाओगे, भाग लगा लो तो सही रहेगा। ठीक है, 5 में 4 का भाग लगाओ, जैसे हमने लगाया था, भाग लगा के देख लेते हैं तीनों का, और ए और बी का भाग लगाएंगे। बी का क्या है 3/4, सी का क्या है 7/3। ठीक है, इसका भाग लगाएंगे, पहले इसको देखेंगे। तो हम 4/5 का भाग लगाते हैं, 5/4 का भाग लगाते हैं। तो 5 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, घटाया तो 1, भाग नहीं जाता उसका 0, और इधर दशमलव, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2, फिर भाग इधर 4 5 20, यानी इसका मान कितना आया 1.25 आया। ठीक है, अब बी का निकाल लेते हैं। बी का कितना है, ये रफ करके देखना आपको भी। ठीक है, बी का 3/4 है, 3/4 है, यानी 3 में 4 का भाग लगाना है। ठीक है, तो क्या आएगा, छोटा है तो 0 पढ़ा दो, तो इधर दशमलव 0 दशमलव पढ़ा दो। 4 7 28, 4 7 28, 2 फिर 2, फिर 4 5 20, 75। बी का कितना आया, बी का 3/4 का आया आपका 0.75। ठीक है, आप 7/3 का सी का निकालते हैं। सी का कितना है 7/3, यानी 7 में 3 का भाग लगाना है। 3 दूना 6, 1 भाग नहीं जाता 0, इधर दशमलव, 3 तिया 9, फिर 3 तिया, यानी सबसे बड़ा हमें तो सी वाला ही दिख रहा है, क्योंकि देखो 2.33 दशमलव के पहले वाली संख्या कौन कौन से, ए और बी की है, इधर 2 है। यदि दशमलव के पहले संख्या नहीं मिलती तो हम इनको देखते हैं, लेकिन दशमलव के पहले संख्या है तो इधर 1 है इधर 2 है, यानी सी क्या है, सी बड़ा है। तो यही देखना था कि सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी की है, तो सी की बड़ी दूरी है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। चलो आप प्रश्न लास्ट देखते हैं, आपको कट हो रहा है देख लेना ये। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं प्रश्न 15 क्या कह रहा है, फिर खत्म हो जाएगा। चलो प्रश्न क्या कह रहा है, सिर्फ डब्बे में भर लो आप। नीचे एक मैजिक वर्ग है, यानी एक मैजिक है, खेल है, वर्ग है
और उचित संख्याओं को वर्ग में ए बी सी डी के स्थान पर इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति यानी ये पंक्ति है, ठीक है, ये क्या पंक्ति है, और प्रत्येक पंक्ति स्तंभ, और प्रत्येक स्तंभ यानी ये, हाँ, ये इस लाइन से ये स्तंभ है, और विकर्ण विकर्ण यानी ये यहाँ से ये विकर्ण, ये यहाँ से ये विकर्ण होता है, इनके योग बराबर हो, यानी इनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, इनको यदि आप जोड़ोगे तो जैसे 32 है, मैं एक करके बता देता हूँ, 32 हर समान है तो क्या करते हैं, डंडा खींचते हैं और नीचे 38 लिख देंगे, ठीक है, और इधर क्या है 32 है, योग बोला है तो योग करेंगे, प्लस फिर 18 है, फिर प्लस 4 है, फिर ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इसको जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, 34 आएगा, और नीचे क्या है, 34 नहीं आएगा, 68 आएगा साइड, है ना, 4 1 4 2 4 2 16 16 17 18 18 का 8 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6 68 आएगा, है ना, 68 आएगा, ठीक है, 68 है, और नीचे क्या है 38, ठीक है। यदि आप इसको काटोगे तो कट भी जाएगा, लेकिन चलो यहीं पे रहने दो, काटोगे तो ये 34 बार में कट जाएगा और ये 19 बार में कट जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटा हमने। अब क्या आया यहाँ पे, 34/19, ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि यदि हमने इसको ऐसा जोड़ा तो भी 34/19 आना चाहिए, और यदि ऐसे जोड़ेंगे तब भी क्या आना चाहिए, 34/19 आना चाहिए, है ना, और इसको भी ऐसे जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 34/19 आना चाहिए, इधर भी इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 34/19 आना चाहिए, और इनको भी सबको ऐसे जोड़ेंगे तो 34/19 आना चाहिए, 34/19 आना चाहिए, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको यहीं पे भरना है, ठीक है, और इससे जोड़ेंगे फिर भी क्या आना चाहिए, 34/19 आना चाहिए, और ऐसे तिरछा जोड़ेंगे ऐसे तब भी क्या आना चाहिए, 34/19 आना चाहिए, और ऐसा ही इधर विकर्ण जोड़ेंगे तब भी क्या आना चाहिए, 34/19 आना चाहिए, ठीक है। पूरा रफ हो गया है, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए ऐसा करा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको ऐसे जोड़े फिर भी सभी का मान समान आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएगा, 21 ए में आ जाएगा 21 बटे माइनस का 133, ठीक है, और इधर क्या आएगा, सी में 70/95, और बी में आ जाएगा आपका 24/38, और इधर क्या आ जाएगा 25/95, ठीक है। ये आपको सिर्फ इतना ही भरना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने अध्याय 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यदि आपको लिखना हो तो मैं आपको अच्छी व्यवस्थित से बता देता हूँ, शुरू से आपको ये देख लेना है।